नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में हरिशंकर परसाई के प्रसिद्ध व्यंग बस की यात्रा के संबंध में अध्ययन किया था। हम उसके शेष भाग के बारे में अब पढ़ेंगे। पिछले भाग में लेखक ने बताया था कि बस चल पड़ी थी और बस में लेखक, उसके मित्र और बस के हिस्सेदार जो साझेदार थे वो भी यात्रा कर रहे थे। बस की दशा बहुत खराब थी, पूरी तरह जर्जर हो गई थी। उसके सभी कलपुर्जे हिल रहे थे। लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो बस में बैठे हैं या इंजन में, और लेखक को लग रहा था कि वह जिस सीट पर बैठे हैं ऐसी लग रही थी जैसे कि वह सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। बढ़ते हैं आगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस बढ़ रही थी, लेकिन अचानक बस रुक गई। मालूम पड़ा कि पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण बस रुकी थी। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और एक नली के माध्यम से इंजन में वो पेट्रोल पहुंचाने लगा। लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है। बस के हिस्सेदार जो थे वो लेखक और उनके मित्रों के साथ ही उसी बस में यात्रा कर रहे थे। लेखक का कहना है, लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे बस के जो साझेदार है, हिस्सेदार है, वो बस के इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और उसे पेट्रोल पिलाएंगे, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के मुंह में शीशी डालकर दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यहाँ पर कुछ शब्द है, देखिए। पहला शब्द रफ्तार, दूसरा मील और गोता लगाना। रफ्तार का अर्थ होता है गति। मील, यह इससे दूरी मापी जाती है जिसमें लगभग 0.6 मील बराबर 1 किलोमीटर होता है। गोता लगाना यानी पानी में डुबकी लगाना। बस के इंजन की टंकी में, पेट्रोल की टंकी में छेद होने के पश्चात बाल्टी में नली डालकर पेट्रोल इंजन में पहुंचाया जाने लगा और बस पुनः चली। अब बस की रफ्तार पहले से कम हो गई थी। लगभग 15-20 मील प्रति घंटे वह चल रही थी। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर कोई भरोसा अब नहीं रहा था। लेखक सोच रहा था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। साहित्यकार होने के नाते लेखक को बस के बाहर के दृश्य लुभा रहे थे, है ना। दोनों तरफ पेड़ आ रहे थे, उन पर पक्षी बैठे थे।
लेकिन पेड़ जब आ रहे थे तो वो पेड़ लेखक को दुश्मन की तरह लग रहे थे, क्योंकि जब भी पेड़ आता तो उसे लगता कि बस कहीं इन पेड़ों से टकरा न जाए। और जब भी कोई झील आती या तालाब आता तो लेखक को लगता कि हमारी बस कहीं इस तालाब में गोता न लगा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर भी दो शब्द आए हैं। पहला तरकीबें और दूसरा इत्तेफाक। तरकीबें का अर्थ होता है उपाय या तरीका, और इत्तेफाक का अर्थ है संयोग। बाल्टी में नली डालकर इंजन में पेट्रोल पहुंचाया जा रहा था। बस पुनः चलती थी, लेकिन फिर बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की उसे चलाने की, लेकिन नहीं चली। अब लेखक को लग रहा था कि बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। इसके पश्चात भी जो कंपनी के हिस्सेदार जो उसी बस से यात्रा कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारी बस बहुत अच्छी है, यह तो संयोग की बात है कि वह रुक गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पर शब्द देखिए, क्षीण चांदनी, इसका अर्थ है चांदनी कमजोर थी, अर्थात मंदी थी। अंत्येष्टि, मर जाने के बाद की जाने वाली अंतिम क्रिया। प्राणांत यानी मरना या स्वर्ग सिधार जाना। बियाबान सुनसान स्थान। रात्रि हो चुकी थी। बस पुनः रुक गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे कि वृक्षों की छाया में कोई बूढ़ी औरत बैठी हो। लेखक को दुख और पछतावा भी हो रहा था कि वह ऐसी वृद्ध या पुरानी बस में यात्रा उन्होंने की है, और यदि वह मर जाती या स्वर्ग सिधार जाती तो उन्हें इसी सुनसान स्थान पर उसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब ड्राइवर के बस की बात नहीं रही थी कि वह बस को सुधार सके। इसलिए जो कंपनी के हिस्सेदार उसी बस से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने बस के इंजन को खोला, उसमें कुछ किया और बस सुधर भी गई और पुनः चलने लगी। लेकिन अब उसकी गति कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी यानी बस की लाइट कम हो गई, कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। जिस प्रकार रेंगने वाला प्राणी चांदनी रात में अपना रास्ता खोज करके धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार बस भी बहुत धीरे चल रही थी चांदनी रात में। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
बस इस प्रकार चल रही थी जैसे कोई वृद्धा या बूढ़ी औरत सड़क पर चल रही हो, और आगे पीछे से यदि कोई वाहन आता है तो वह सड़क के एक तरफ खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर शब्द देखिए, फिस, इसका अर्थ है हवा निकलना। श्रद्धा भाव यानी आदर भाव। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग या बलिदान। दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है या जिसे प्राप्त करना जो कठिनाई से प्राप्त होता है। जान हथेली पर लेकर चलना, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है मौत की परवाह न करना या मृत्यु से नहीं डरना। बाहें पसारे इंतजार करना, यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है स्वागत के लिए खड़े रहना या स्वागत के लिए आतुर होना। देखते हैं इसका अर्थ। बस अब धीरे धीरे चल रही थी। रात्रि का समय था। बस एक पुलिया पर पहुंची। पहुंचते ही उसके एक पहिए की वहां पर हवा निकल गई। लेखक का कहना है कि वह तो अच्छा हुआ कि उसकी गति बहुत धीमी थी, अन्यथा वह उछलकर नाले में गिर पड़ती। लेखक ने अब उस बस के जो हिस्सेदार थे उन्हें बड़े श्रद्धाभाव से देखा और उन पर श्रद्धा उमड़ पड़ी लेखक की कि ये कितने महान हैं कि इन्हें अपने मृत्यु का कोई डर नहीं है। यह भी इस बस में यात्रा कर रहे हैं। उनका यह त्याग और बलिदान देखकर लेखक को यह लगता है कि उन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक का कहना है कि यदि यह बस नाले में गिर भी जाती और हम सब मर जाते तो स्वर्ग में इस बस के हिस्सेदार के लिए देवता इनका स्वागत करने के लिए, है ना, अपनी बाहें पसारे खड़े होते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था
जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। अब लेखक को अपने गंतव्य पर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी और उसे लगने लगा था कि अब हमारी ज़िंदगी हमें इसी बस में गुजारनी होगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। और यह निश्चय हो गया था लेखक और उसके मित्रों के मन में कि हमें इसी बस से उस लोक को जाना होगा, उस लोक को यानी स्वर्गलोक को। अर्थात बस इतनी जर्जर थी कि उससे यात्रा करना मृत्यु को बुलाना था, मृत्यु को निमंत्रण देना था। अब इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। लेखक का कहना है कि इस बस की अब इस पृथ्वी पर कोई गंतव्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। लेखक और उसके मित्रों की बेचैनी, उनका तनाव अब खत्म हो गया था। वे सब बड़े शांति से सावधानी पूर्वक बैठ गए और जिस प्रकार घर में बैठते हैं उस प्रकार बैठ करके बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। बस की यात्रा यह एक हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य था जिसे हमने पढ़ा। अब इस पाठ के जो कठिन शब्दों की जो सूची है, वैसे मैंने इसमें समझाया है, उनके अर्थ बताए हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो सूची है कठिन शब्दों की वह और इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास है उनकी PDF में शीघ्र ही व्हाट्सएप समूह पर भेजूंगा। धन्यवाद।